नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक नजर आ रही है। संक्रमण की रफ्तार ऐसी है कि अब आंकड़े डरा रहे हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में सबसे ज्यादा कोई बात अगर सता रही है तो वो है तीसरी लहर की। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर कई देशों में आकर जा चुकी है। तो वहीं अब साल का अंत आते आते तक बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर खास करके बच्चों और यंग लोगों को ज्यादा प्रभावित करेगी। तो कैसी होगी कोरोना की तीसरी लहर, किन्हें ज्यादा प्रभावित करेगी, इसके लिए बचाव हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं NHMMI हॉस्पिटल से सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रदीप शर्मा। डॉक्टर प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर प्रदीप, दूसरी लहर का खतरा अभी गया ही नहीं है और दूसरी लहर को इस बार हमने देखा कि पहले की तुलना में ये ज्यादा खतरनाक थी। बहुत कम वक्त में लोगों की जान गई। दूसरी लहर को थोड़ा सा हम समझना चाहें कि क्यों इतनी खतरनाक थी और क्या चूक हमसे हुई कि इतनी जाने गई। देखिए, सबसे जरूरी ये है कि पहली लहर जब आई और बीच में जब केसेस कम हुए तो शायद हम सब मान लिए थे कि दूसरी लहर नहीं आएगी, जो कि शायद हमारी गलतफहमी थी। हम सबसे चूक हुई है इसमें। हम यदि अपनी बात करें तो सबने, पब्लिक ने भी सोशल नॉर्म्स, जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क था, वो सबको हम भूले। हमने इन सब चीज़ों को शायद फॉलो करना कम किया, जो कि हम पहली वेव के टाइम पे, पहली लहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे। तो बीच में डेफिनेटली साथ में वैक्सीनेशन जो है, डेफिनेटली वो भी, जो कि और आई थिंक तेजी से ड्राइव होना था, वो भी शायद आई थिंक बिकॉज सेकेंड लहर का नहीं आने का ऐसा प्रेडिक्शन नहीं था, सेकेंड लहर आएगी, इस कारण वो भी शायद थोड़ा स्लो हुआ। और थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट है वो वैक्सीन के साथ साथ वायरस ने जो पीछे से अपने आप को जो विरुलेंस, जो अपनी घातक क्षमता बढ़ाई, आई थिंक उसके कारण सेकेंड वेव आई। और परिणाम ये थे कि सेकेंड वेव में और ज्यादा सीरियस पेशेंट्स, आईसीयू में और ज्यादा पेशेंट्स, और साथ में जो जवान पेशेंट्स थे, जो वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था, केवल 65 से ऊपर पेशेंट्स जिनको वैक्सीनेशन हो पाया था, वही लोग केवल शायद बचे। इसके अलावा सारे यंग लोगों को वैक्सीनेशन जिनको नहीं हो पाया था, वो सब सीरियस डिजीज के साथ प्रेजेंट किए। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात डॉक्टर प्रदीप ये कि दूसरी लहर जब आई और जब बहुत खतरनाक स्थिति बनी, लेकिन इसी समय हमने देखा कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका था, फ्रंट लाइन के वॉरियर्स को ये टीके लग चुके थे। तो तीसरी लहर जब तक आएगी, संभवतः बहुत सारे लोग वैक्सीन से कवर हो चुके होंगे। ऐसे में क्या हम समझे कि वैक्सीन लगाने से हम सुरक्षित होंगे? देखिए, जितना हमारे वैक्सीनेशन के ऊपर जो स्टडीज हुई हैं, वैक्सीन के ऊपर, जो इंडिया में जो 2 कॉमन वैक्सीन लगे हैं, तो काफी हद तक वो सक्सेसफुल हैं बीमारी को रोकने में और बीमारी की गंभीरता को रोकने में। तो डेफिनेटली यदि वैक्सीनेशन जो है एक लार्ज पॉपुलेशन का, जैसे अभी हम दूसरे कंट्रीज देखें जिन्होंने 50% प्लस वैक्सीनेशन अचीव कर लिया है, वहां ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में केसेस हैं। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन जो है वो हेल्पफुल है बीमार होने से, और यदि बीमारी होती है भी तो गंभीरता से रोकने में। तो यदि जब गंभीरता नहीं होगी तो हेल्थ केयर के ऊपर लोड भी कम होगा और डेफिनेटली हम नेक्स्ट वेव को प्रिवेंट कर पाएंगे या उससे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर प्रदीप, जैसा कि आपने कहा कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर में वायरस ने अपने आप को मजबूत किया है, ठीक है, कि हमने वैक्सीन के साथ अपने आप को तैयार भी किया है। तो क्या ये समझे कि तीसरी लहर के दौरान ये जो वायरस है बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, बहुत ज्यादा ताकतवर होगा? कैसे बचेंगे हम इससे? देखिए, ये बहुत ही नोन फैक्टर है कि जब भी पहले वायरस जब पहली वेव में आता है तो हमेशा वो जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम है उसको हमेशा अफेक्ट करता है, जैसे कि ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, दूसरी बीमारियों से ग्रसित पेशेंट है। जब सेकेंड वेव आया तो उन्होंने रिलेटिवली वायरस ने अपने आप को, बिकॉज हम लोगों ने एंटीवायरल ड्रग्स ढूंढे, हम लोगों ने वैक्सीनेशन लिया, तो वायरस भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने म्यूटेशंस, जो अपनी जो जीनोम्स है उसको चेंज किया और उसने अपनी प्रतिरोधक क्षमता को लोगों की तोड़ने के हिसाब से अपने आप को ऐसा मॉडिफाई किया
कि वो जवान लोग जिनका इम्यून सिस्टम, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता नॉर्मल है, उनको भी इन्फेक्ट कर पाया। तो डेफिनेटली जो प्रेडिक्शंस हैं कि हमेशा जो पुराने एपिडेमिक्स थे, जैसे 2009 जो स्वाइन फ्लू का एपिडेमिक आया था, उसमें भी लेटर ऑन देखा गया कि यंग लोगों को ज्यादा इफेक्ट करने लगा। तो हम ये मान सकते हैं डेफिनेटली कि तीसरी वेव आएगी तो शायद और जो यंग लोग हैं, जो बच्चे हैं या और जो एकदम जवान लोग हैं, उनको अफेक्ट करेगा और शायद गंभीरता और ज्यादा होगी। बिल्कुल। ऐसी कंडीशन में अब तीसरी लहर के लिए डॉक्टर प्रदीप, हम अपने युवा पीढ़ी को, हमारे अपने बच्चों को हम कैसे बचाएंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहली लहर में जो देखा हमने कि बुजुर्गों के साथ हुआ, लेकिन अगर भारत युवाओं का देश है, राज्य युवाओं का देश है, ऐसे में नुकसान होना बहुत बड़ा क्षति होगा। कैसे रोकेंगे आप? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि जब हमको बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे तीसरी वेव में, जो कि एपिडेमियोलॉजिस्ट जो बीमारी के जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि शायद ये पीडियाट्रिक ग्रुप को ज्यादा अफेक्ट करेगी। जो प्रेडिक्शंस है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये आने वाला है कि हम लोगों के पास इंडिया में देखें, हमारे राज्य में देखें तो जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स का नंबर है वो बहुत कम है। ऐसे डॉक्टर्स का नंबर बहुत कम है जो कि बच्चों को डील कर सकें। साथ में एक और प्रॉब्लम हम लोग फेस करेंगे कि एडल्ट पेशेंट्स में तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, अकेला पेशेंट रह लेता है आईसीयू में जब वो बीमार होता है, लेकिन बच्चों के साथ उनके माता पिता भी हॉस्पिटल में रहेंगे और वो भी उनके साथ साथ रिस्क फैक्टर में रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हम बड़े लोग जब इन्फेक्ट होते हैं तो होम आइसोलेशन मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन पीडियाट्रिक ग्रुप में ये पॉसिबल नहीं है। तो यदि फैमिली में एक भी मेंबर बच्चा इन्फेक्ट हुआ, मतलब जो लोग नहीं इन्फेक्ट हुए सारे के सारे इन्फेक्ट होंगे, क्योंकि होम आइसोलेशन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के पेरेंट्स, मतलब जो हमारे यंग लोग हैं, जो यंग पेरेंट्स हैं, उनको वैक्सीनेशन किया जाए ताकि वो लोग अपने बच्चों की देखभाल कर सकें और वो खुद सुरक्षित रहें। तो डेफिनेटली बिकॉज अभी वैक्सीनेशन का जस्ट अभी ट्रायल चालू हो रहा है, फेज 3 फेज 4 ट्रायल की ओर जा रहा है बच्चों में वैक्सीनेशन का, तो डेफिनेटली टाइम टेकिंग चीज है, शायद इसमें समय लगे। तो मुझे लगता है हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स की प्रिपरेशन रहे, ऑक्सीजन का एक अमाउंट जो है वो हमें अच्छा स्टोरेज रहे, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर जो बोलते हैं, पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर गहन चिकित्सा है, उसकी ट्रेनिंग बढ़ाई जाए, नर्सेज को रेडी किया जाए, और साथ में नंबर ऑफ बेड्स जो पीडियाट्रिक्स के लिए हॉस्पिटल्स में उनको बढ़ा के, या एडल्ट हॉस्पिटल्स में भी पीडियाट्रिक बेड्स को एक अमाउंट तक बढ़ाया जाए, ताकि हम इस वेव को, जो थर्ड वेव यदि आती है, तो हम अच्छे से डील कर पाए। डॉक्टर प्रदीप, क्या ये समझे कि थर्ड वेव आएगी ही? क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि अगर सावधानी बरती गई और वैक्सीनेशन पर हमने बहुत अच्छा काम कर लिया तो ये शायद उतना असर ना दिखाए। क्या ऐसा संभव है? देखिए, मैं डेफिनेटली इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जो लोग एपिडेमियोलॉजिस्ट जो बीमारी को स्टडी करते हैं, उन लोगों ने कभी भी इस चीज से ना नहीं बोला है। और जो गवर्नमेंट ने जो कमेटी, इंडियन गवर्नमेंट ने जो कमेटी अपॉइंट की है विशेषज्ञ लोगों की, उनका यह बोलना है कि थर्ड वेव इस साल के अंत तक आ सकती है यदि इफेक्टिव वैक्सीनेशन नहीं हुआ, या इफेक्टिव जो हमारे मेथड्स हैं जो हम यदि वापस से भूलेंगे, यदि हम फिर से सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो ये आने का प्रेडिक्शन तो हो सकता है कि ये वेव आए। इसलिए वेव आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई थिंक हमें प्रिपेयर्ड होना इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। जैसा कि बच्चों के केस में आपने एक महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर प्रदीप, कि छोटे बच्चे अगर इफेक्ट होते हैं, उनको आइसोलेट करना है तो ये संभव नहीं है, उनके पेरेंट को उनके साथ होना ही होगा। तो जो यंग पेरेंट हैं जिन्होंने अभी वैक्सीन लगवा ली है, जिनके दूसरे 2 डोज हो चुके हैं, तो क्या ये समझे कि वो सुरक्षित हैं? क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि दोनों डोज लगने के बाद भी मरीजों में कोरोना हुआ है। देखिए, कोई भी मेडिसिन हो, चाहे कोई भी वैक्सीन हो, पुराने जो भी वैक्सीन थे उनमें भी कुछ मतलब सारे वैक्सीन 100% प्रोटेक्टिव नहीं है डेफिनेटली। उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स को डेफिनेटली कोविड हो सकता है वैक्सीनेशन के बाद भी, लेकिन जितने मामले देखे गए, जो स्टडीज देखी गई कि इसमें ऑलमोस्ट 99% तक सेफ्टी प्रोफाइल बताया गया वैक्सीन का। 1% या उससे नीचे जो पेशेंट, जो इंडिविजुअल्स हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, और जिनमें भी बीमारी हुई उनमें से भी बहुत सारे लोगों को सीरियस डिजीज नहीं हुई, मतलब वो होम आइसोलेशन पे मैनेज हो गए, ना कि आईसीयू तक पहुंचे। बहुत ही मिनिमल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि आईसीयू में या गंभीर बीमारी में पहुंचे। तो डेफिनेटली यस, वैक्सीनेशन से हमें काफी कुछ मदद मिलेगी इस बीमारी को मैनेज करने में, थर्ड वेव को मैनेज करने में। बिल्कुल। और दूसरी लहर में अचानक से डॉक्टर प्रदीप हमने ये देखा कि मरीजों की संख्या हजारों तक बढ़ी, मौतों की संख्या भी सैकड़ों तक बढ़ी। ऐसे में जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको रोकने के लिए जो गाइडलाइन है, क्योंकि ये हवा से नहीं फैलता,
तो क्या ये समझे कि इतनी तेजी से अगर ये बढ़ा तो क्या उस समय ये हवा से फैला? देखिए, जैसा दो तीन इसमें मेन जो मेथड होता है ड्रॉपलेट बोलते हैं। ड्रॉपलेट मतलब जब मैंने खांसा या किसी ने इन्फेक्टेड पेशेंट ने जुकाम और उसको खांसी आई तो जाके सेकंड डिपॉजिट होकर दूसरे पेशेंट जो आसपास हैं उनके सांस लेने से वो अंदर जाते हैं जो वायरस के पार्टिकल्स हैं। दूसरा एक डेफिनेटली हवा वाला जो एरोसोल मेथड था जिसमें कि हवा में कुछ समय तक रह सकता है और तैर के वो दूसरे पेशेंट से जा सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है एक दूरी पर रहते हुए भी। तो डेफिनेटली ये दूसरा जो एरोसोल वाला मेथड है ये तो प्रूवन हो गया है, बट ये जो मेथड है ये केवल क्लोज सराउंडिंग्स में ही ज्यादा काम मतलब इफेक्टिव मतलब इन्फेक्ट करने के लिए ज्यादा है। जैसे कि यदि हम लोग बंद कमरे में बैठे हैं और उसमें यदि 20 लोग हैं, सपोज हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी बैठे हैं, तो यदि एक पेशेंट इन्फेक्टेड पेशेंट है तो उसके एरोसोल जो निकल के वायरस पार्टिकल्स हैं वो 10 फीट दूर हो सकता है बैठे हुए आदमी को भी इन्फेक्ट कर दें। तो ये जो थ्योरी है डेफिनेटली वो आ गई है थ्योरी की यस एरोसोल मेथड से हवा से फैल सकता है, बट ज्यादातर ये जो है थ्योरी वो क्लोज सर्कुलेशन क्लोज एनवायरमेंट में है। यदि हम ओपन एटमॉस्फेयर में है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन काफी कम है हवा के द्वारा। कोरोना वायरस को संक्रमण का मौका कब मिलता है ये आपने बताया, लेकिन इससे बचने की सावधानी रखने की जो गाइडलाइन है वो कितनी कारगर है इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा कर रहे हैं कि तीसरी लहर के आने से पहले हम अपने आप को किस हद तक तैयार रखें, अपने बच्चों की सुरक्षा हम किस तरीके से करें ताकि इसका नुकसान हमें ज्यादा ना उठाना पड़े। डॉक्टर प्रदीप शर्मा हमारे साथ में बने हुए हैं। डॉक्टर प्रदीप, ये समझा जाए कि अगर वायरस को मौका मिलेगा तभी ये बढ़ेगा। अगर हम गाइडलाइन का पालन करते हैं, वैक्सीन लगवा लिए हैं, मास्क पहनते हैं और दूर रहते हैं, तो क्या ये हम समझें कि हम अपने आप को बचा ले जाएंगे? देखिए, मैंने जैसा बताया आपको, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो डेफिनेटली जो नॉर्म्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, डेफिनेटली मास्क के, और सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। तो आई थिंक मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि आई थिंक वैक्सीनेशन मोस्ट इफेक्टिव टूल है, बिकॉज कहीं ना कहीं मास्क जो है हम लोग यूज करते हैं, बट फैमिली में जब मैं जैसे अभी थर्ड वेव की हम बात करें, एक बच्चा इन्फेक्ट होगा फैमिली में तो शायद सब लोग होम आइसोलेशन भी नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं मास्क जो है बच्चों से दो बच्चों को एक साथ फॉलो करना ही मुश्किल हो। तो जब तक बच्चों में जब तक गाइडलाइन नहीं है वैक्सीनेशन का, एटलीस्ट एडल्ट्स जिनमें गाइडलाइन आ चुका है वैक्सीनेशन का, आई थिंक उसको सबसे इफेक्टिवली फॉलो करने की जरूरत है अभी। बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है डॉक्टर प्रदीप कि तीसरी लहर के आने तक बहुत सारे लोग जो है वो वैक्सीनेट हो चुके होंगे, जिनमें से बहुत लोगों को कोरोना हुआ और उसके बाद में उन्होंने वैक्सीन भी लगवा ली। तो क्या इन तमाम सावधानियों के बावजूद एंटीबॉडीज डेवलप होती है जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है कोरोना ना होने के लिए? बिल्कुल जी, वैक्सीनेशन दो तरह से बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होती है, या तो नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन से। तो डेफिनेटली जिनको इन्फेक्ट नहीं हुए हैं उनका डेफिनेटली वैक्सीनेशन टूल है, और जिन लोगों को इनको इन्फेक्शन हो भी गया तो उनको अपने एंटीबॉडीज लगातार बनाए रखने के लिए जो एज पर द गाइडलाइन वैक्सीनेशन बनवाना है। तो डेफिनेटली यस, वैक्सीनेशन से डेफिनेटली प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं। बिल्कुल। जागरूकता के लिहाज से मैं पूछूंगी डॉक्टर प्रदीप, क्योंकि हमारे कार्यक्रम गांव तक भी देखा जाता है, गांव में ये जागरूकता नहीं आई है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना होता है तो फिर हम क्यों लगवाएं वैक्सीन, क्या कोई ऐसी दवा नहीं है जिसको हम ले लें उसके बाद हमें कोरोना ना हो? तो ऐसे में इन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्या कहेंगे आप इनके लिए? देखिए, डेफिनेटली कोविड के लिए कोई दवा, हमने इतनी सारी दवाओं की रिसर्च पढ़ ली, इतनी सारी दवाओं पे रिसर्च हुआ, कोई भी दवा अभी तक ऐसी नहीं बनी जो कि कोरोना को होने से रोक सके। तो इसमें मुझे लगता है मेरा सजेशन भी रहेगा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जो विलेजेस के हेड हैं, जो पंचायत के हेड होते हैं, जो गांव के सरपंच होते हैं, आई थिंक उन लोगों को इनिशिएटिव लेके सबसे पहले वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर पाए। जब हमारे हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन जब चालू हुआ तब हम लोगों ने खुद डॉक्टर्स ने आगे बढ़ के पहले स्टाफ से पहले हम लोगों ने बोला कि हम लोग आगे बढ़ के वैक्सीनेशन लगवाते हैं। हम लोगों ने पहले दिन वैक्सीनेशन लगवाया। तो मुझे लगता है शायद मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, और जो सीनियर मेंबर्स है सोसाइटी के, जो प्रतिनिधि है गवर्नमेंट के या जो पंचायत के, आई थिंक वो लोग ये पहल को लें और इस बात में इनिशिएटिव लें कि देखो हम लोग लगवा रहे हैं। तो आई थिंक वो ज्यादा मोटिवेटिंग होगा लोगों के लिए, बजाय कि लोग भ्रांतियों को फॉलो करें। डॉक्टर साहब, दो लोगों में लापरवाही एक बहुत बड़ा कारण रही इस तरीके से संक्रमण फैलने का। एक तो वो जिनको
एक बार कोरोना हो चुका था और वो ठीक हो चुके थे, दूसरे वो जो संक्रमित तो हुए लेकिन उनके अंदर लक्षण नहीं था बिल्कुल भी, वो अपने आप को फिट समझते रहे। तो ये दोनों ही कंडीशन क्या संक्रमण को फैलाने के लिए जिम्मेदार होती हैं? देखिए, एसिम्प्टोमेटिक जो मतलब जो जिन लोगों को लक्षण नहीं थे, क्या उनसे कोरोना इफेक्टिवली फैला, ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। बट यस, इनिशियली जो पहली वेव के टाइम ये था कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, वो फैला सकते हैं। बट अभी हमने जो इस बार देखा सेकेंड वेव के टाइम में, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो घर में थे उनको कुछ ना कुछ सिम्टम्स थे। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को केवल एक बार फीवर आया, कुछ लोगों को माइल्ड कफ कोल्ड हुआ, लेकिन शायद एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स थे इस बार काफी कम थे। तो डेफिनेटली किसी को किसी ना किसी टाइम कुछ सिम्टम्स आए, शायद हमने अपने सिम्टम्स इग्नोर किए, इसलिए शायद आप कोरोना जो है आगे अपने आप से, जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता थी, तो आपको तो ज्यादा सीरियस डिजीज नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट पेशेंट को आपने ट्रांसमिट किया। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कुछ ना कुछ सिम्टम्स जरूर रहता है, कई बार हम शायद अपने सिम्टम्स नोटिस नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक होगी, तो हम ऐसे में क्या इम्यूनिटी को बूस्ट करके या उनकी खान पान की में इम्यूनिटी की क्षमता बढ़ाकर क्या हम कुछ कर सकते हैं कि बचा के रख सकें हम अपने बच्चों को? क्या करें? देखिए, बच्चों में न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चों में एक हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे जिनका न्यूट्रिशन लेवल पुअर होता है वो हमेशा बार बार इन्फेक्शन के लिए रिस्क पे रहते हैं। जैसे जो बच्चे जिनका एवरेज बिल्ट या एवरेज मसल मास या एवरेज जो प्रोटीन इंटेक ठीक नहीं रहता, उन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम होना या दूसरी बीमारियों के रिस्क भी रहते हैं। तो डेफिनेटली एक प्रॉपर बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शायद वो एक अकेला फैक्टर है जो प्रॉपर प्रोटीन इंटेक, प्रॉपर खाना टाइमली बच्चों को, आई थिंक आई विल सजेस्ट दैट ओनली, बिकॉज और कोई ऐसा चीज है नहीं कि जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके। तो बेसिकली बच्चों में प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन इज मोर इंपॉर्टेंट, जिससे हम इम्यूनिटी को शायद बढ़ा सकें। डॉक्टर साहब, दूसरी जो लहर आई उसमें हमने ये देखा कि बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं मिला, जिनको संक्रमण फैलना था वो बहुत तेजी से फैला और सीधे वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, लेकिन जो लोग आइसोलेशन पे थे वो ठीक हो गए। इसके पीछे क्या कारण रहा गंभीर तौर पर? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि मैंने आपको जैसे पहले भी बोला कि शायद हम सिम्टम्स आते हैं, शायद हम मानते हैं कि नहीं हम ठीक हैं, हम कुछ मुझे लगता है कि इग्नोर करते हैं कि नहीं मुझे कोरोना नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा जो नेगेटिव फैक्टर है उसको सबसे पहले मन से निकालने की जरूरत है। अब हमको ये समझना है कि चाहे आप हेल्दी हैं, चाहे आपको कोई बीमारी नहीं है, चाहे आपको कभी आप जिंदगी में बीमार नहीं हुए, लेकिन कोरोना एक एपिडेमिक का पार्ट है जो किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। जब हम ये सोच रखेंगे तब जाके हम आई थिंक टाइमली हॉस्पिटल प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा जो सीरियस हो गया है। जब बाद में उनसे पूछा तो बोले 2 दिन सिम्टम्स है, बट जब डिटेल में डिस्कशन होता है तो 7 दिन पहले एक बार फीवर आया था पेशेंट को। तो कुछ नंबर जरूर है जिनमें सडन डिटोरेशन हुआ है, बट एक बहुत बड़ा फैक्टर, एक बहुत बड़ा पोर्शन पेशेंट्स का उनका भी है जिन्होंने अपने सिम्टम्स को इग्नोर किया। तो मेरा यही रहेगा मेन कि ये पहले मन से निकालने की जरूरत है कि कोरोना केवल जिन लोगों की लड़ने की क्षमता कम है उनको केवल होता है। कोरोना मेरे को नहीं हुआ क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूं, क्योंकि मैं 10 किलोमीटर दौड़ लेता हूं, वो सब गलत है। तो ये मन से निकालेंगे जब, तो आप टाइमली हॉस्पिटल में प्रेजेंट कर पाएंगे इनिशियल सिम्टम्स के साथ। तो जैसे आपको होम आइसोलेशन अलॉट हुआ या आपको बीमारी के लक्षण पहले आए, तो सबसे पहले एक डॉक्टर के साथ कंटिन्यूअस फॉलो अप, टच के साथ रहना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तभी जाके आप अपने सिम्टम्स को टाइमली बता पाएंगे और आपके डॉक्टर सजेस्ट कर पाएंगे कि हाँ अब आप हॉस्पिटल आ जाइए। तो आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। डॉक्टर साहब, बुखार का जो सिम्टम था वो इस बार देखा गया कि बुखार 8-8 दिन 10-10 दिन था, लेकिन वो ठीक हो गए। लेकिन वही में कुछ पेशेंट ऐसे भी देखने को मिले दूसरी लहर में जो 2 से 3 दिन के बुखार में ही आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने जैसा भी बताया कि जो प्रतिरोधक क्षमता हर बॉडी की अलग रहती है। जैसे हम लोगों ने कुछ यंग पेशेंट्स भी आए जिनमें ऐसा 3 दिन की हिस्ट्री थी, उसके सडन ऑक्सीजन पाए और आईसीयू में पेशेंट आ गए। तो डेफिनेटली हर बॉडी का इम्यून सिस्टम, हर बॉडी का जेनेटिक फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। अभी हम लोग के लिए प्री मैच्योर है कि हम लोग इस पर कमेंट करें, बट डेफिनेटली ऐसा हुआ है इस बार। कारण
मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम ये कि वायरस का शायद जो घातक क्षमता है, जो विरुलेंस बोलते हैं, वो डेफिनेटली ज्यादा थी। और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम शायद यंग पेशेंट्स हैं, उनमें भी कुछ पेशेंट जिनको यंग एज में है, हाई ऑक्सीजन डिमांड से आईसीयू में है, कुछ को डायबिटीज निकल के आया, कुछ के शुगर लेवल्स हायर साइड थे। तो डेफिनेटली वो पोर्शन, वो कमेंट बहुत मुश्किल है अभी कि उसका क्या कारण रहा है। बट मोस्ट कॉमन कारण जो समझ में आया कि इस बार जो मैंने आपको बताया कि वायरस ने अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता जो बॉडी की है उसको तोड़ने की कैपेसिटी अच्छी अचीव कर ली, इस कारण शायद इस बार ऐसा ज्यादा हुआ है। बिल्कुल। और इस बार ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि तीसरा जो होगा वो इससे ज्यादा खतरनाक होगा। लक्षण पर हम चर्चा करें कि पहले के लक्षण में और जो दोबारा जो लहर आया उसके लक्षण में अंतर था, तो क्या तीसरा जो लहर होगी, जो तीसरी जो लहर होगी, उसमें सिम्टम्स यही रहेंगे या हो सकता है कि लक्षण कुछ और भी बदल कर आए? देखिए, बहुत पॉसिबल है कि सिम्टम्स चेंज हो जाएं, लेकिन जो हमने मोस्ट कॉमन सिम्टम देखा, फ्लू लाइक सिम्टम्स, वो अभी भी प्रीडोमिनेट करते हैं। सबसे पहले फीवर, खांसी, सर्दी, जुकाम, गला खराब होना, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, जो अभी भी मोस्ट कॉमन सिम्टम्स बाहर भी थे। लेकिन यस, एटिपिकल सिम्टम्स रह सकते हैं, तो हमको बहुत अलर्ट रहना होगा कि यदि जब आपके मतलब जो स्पेशली जो हम सोच रहे हैं यंग पेशेंट्स या यंग एडल्ट्स या बच्चों में जो सिम्टम्स आने वाले हैं या बीमारी अफेक्ट करने वाली है, उन सबको हमको बहुत स्क्रूटनाइज करके रखना होगा कि सिम्टम्स अलग तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बट मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन डेफिनेटली अभी भी फ्लू लाइक सिम्टम्स ही ज्यादा था। बहुत सारे सवाल ये भी सुनने को मिले डॉक्टर प्रदीप की जो लोग बाहर रहते हैं वो तो प्रिकॉशन के साथ रह रहे हैं, तमाम सावधानी बरत रहे हैं, और अगर वो संक्रमित होते हैं तो बाहर कहीं हुए, लेकिन जो लोग घर पर हैं, जो किसी के संपर्क में भी नहीं आए, अपने आप को पूरी तरीके से प्रिकॉशन में रखे, हमने देखा कि वो भी संक्रमित हुए और उन लोगों में से भी कई लोगों की जान गई। जी, देखिए, जैसा भी हमने डिस्कशन भी किया कि जब हम घर में यदि आप अलग भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा इंटरेक्शन होता है, कहीं ना कहीं हम लोग लोगों से मिलते हैं, कहीं ना कहीं, चाहे हम लोग घर में हमारे कोई वर्कर आए, चाहे कोई सर्वेंट आए, चाहे कोई हम लोग कहीं जाएं कुछ थोड़ी देर के लिए सामान खरीदने, या कोई घर पे भी आ रहा है, तो इन्फेक्शन कहीं से भी आपको मिल सकता है। इट इज लाइक इनविजिबल पार्टिकल है, वो दिखता नहीं है वायरस हमको। तो डेफिनेटली ये सही है कि जो लोग होम में स्ट्रिक्टली थे उन लोगों को भी वायरस हुआ, बट मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट डेफिनेटली रहता है, तो वही आपके संक्रमण का कारण होता है। डायरेक्टली ऐसे वायरस डायरेक्टली बिना किसी संक्रमित पेशेंट से आपको डायरेक्टली मिलना काफी मुश्किल है। बिल्कुल। तो काफी अहम जानकारी डॉक्टर प्रदीप आपने दी, और उसका सारा सार यही निकलता है कि आपको खुद को, अपने आप को बचाकर रखना होगा, गाइडलाइंस का पालन करना है, वैक्सीन लगवाना है, ताकि आने वाले समय में अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो आप उनकी केयर कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।